ये कहानी है वैंग लैंग की, जो कि एक निकम्मा और नाकारा स्टूडेंट था, लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उस समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था, पर उसे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जायंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पे हमला किया और उसकी वजह से उसका नूडल नीचे गिर गया, वैंग उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वो अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहाँ उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक फायर अटैक उन बुलीज पे गिरता है। ये हमला स्कूल की सबसे सुंदर कुड़ी सन रोंग ने किया था और उसको देख के सभी बुलीज डर के भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो वैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वैंग उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जो कि उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगी और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहला नंबर इस चोमू का था। जब वो अंदर जाता है तो वो एक बड़े से फ्रॉग को देख के डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू उसे पंच करता है उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सनरोंग की बारी आती है वो उस फ्रॉग पे हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग उल्टे हाथ का उसे देख के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था, लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहाँ वैंग पहुंच जाता है और वो एक ही लात में उस फ्रॉग को हरा देता है। वहीं प्रेजेंट में उस फ्रॉग की फटी पड़ी है और वैंग अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग तो चारों खाने चित हो रखा है और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है। पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था, पर वो फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। वहीं सन को शक हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का यूज करके। छपरी चैन अपनी पावर को शो ऑफ करने जाता है। जब सभी लोगों का उस पे हंसना बंद हो जाता है तो सभी लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वो कहती है कि आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बेस्ड को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पे पड़ती है। वो कहती है अबे झंगूर तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो वैंग भी सोचता है उसे भी कुछ करना ही होगा। तो जब वो समन करने की कोशिश करता है वो आसपास काफी सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। तभी वहां अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जायंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है, मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग को यूज करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहां से निकल रहा था क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वो पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, वो नर्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी रूम में धमाका होने के बाद बाहर आ रही थी और वो ये देख के रोने लगता है, लेकिन असल में उसका बेटा मरा नहीं था और वो अपनी माँ के पेट से सीधा चल के बाहर आया था। इसके बाद वो बेचारा हर दिन अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और वो उसे हमेशा ही अपने झगड़ों से परेशान करते रहते थे। तो वो अपने पेरेंट्स की शादी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही साथ देख रहा होता है और लास्ट में उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही दिखता है और वो सुसु कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही थी और जब वो 6 साल का था उसने उस जायंट फ्रॉग को भी हरा दिया। तो उसके फादर रिसर्च और उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्रेट सील बनाते
हैं जिससे कि वो उसके स्पिरिचुअल फोर्स को हाइड कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सिर्फ छूने से ही बोल टूट जाती है। तो उसकी माँ हमेशा ही उसे गोल्डन पिल देती रहती है ताकि उसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। वहीं उसके डैड एक और एमुलेट पे काम कर रहे हैं। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए, और इसलिए वो अभी तक उसकी पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सिंपल चीजों के लिए भी, जैसे कि जब वो बर्थडे पे कैंडल्स ब्लो करता है तब भी वो पूरे घर में आग लगा देता है, और जब वो 10 साल का था उसे छूने की वजह से ही लगभग उन सभी की मौत होने वाली थी। उसके पेरेंट्स बस उसे हंसती खेलती जिंदगी देना चाहते हैं जहाँ की वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहे। इसलिए वैंग भी ऐसी चीजें करने से बचता है जिससे गलती से भी उसकी पावर से किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन रामन नूडल्स अगर बीच में है तो बात अलग है। वहीं स्कूल में सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, पर इनमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो रामन लेने के लिए शॉप में जाने लगता है। लेकिन वहाँ एक आदमी शॉप की सभी चीजों को खरीद लेता है और सभी से कहता है कि वो जितना चाहे वो सामान फ्री में ले सकते हैं, पर बदले में उन्हें सनरॉन्ग को वोट करना होगा। लेकिन ये देख के सभी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वोट्स को खरीदना चाहती हो, ये तो गलत है। पर वैंग कहता है कि मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। सन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। वैंग को नूडल्स मिलता हुआ देख के बाकी सब लोग भी समझ जाते हैं कि बस उसे वोट करके उन्हें फ्री में सामान मिल सकता है। लेकिन चैन अभी भी उसे हराना चाहता है, लेकिन जो भी उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे वो उन पे अपने सेडक्शन आर्ट का यूज करती है, जिसकी वजह से सभी उसे वोट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का वैंग पे असर नहीं होता है। वो वहां से चला जाता है और वो सन के लिए एक गोल्डन पिल छोड़ के गया था उन नूडल्स के बदले। वहीं क्लासरूम में जब टीचर आता है वो सभी को देख के समझ जाता है कि सन ने अपने सेडक्शन आर्ट का यूज किया है, तो वो उसी के बारे में सभी को पढ़ाने लगता है। इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना होता है और फिर इनकांटेशन करने के बाद जिसने भी गिफ्ट लिया था वो यूजर के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं क्लासरूम में बैठी सन वैंग को ही देख रही थी, तो वैंग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर सन उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उससे लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। वैंग उससे पूछ रहा होता है कि उससे गोल्डन पिल मिला या नहीं मिला, पर सन को लगता है कि वो उसे खाने को कह रहा है। पर जैसे ही वो उस पिल को खाती है वैंग समझ जाता है कि इसका जुलूस निकलने वाला है। उस पिल को खाते ही सन का स्पिरिचुअल प्रेशर लगभग खत्म हो जाता है और सभी के ऊपर से उसका स्पेल टूट जाता है। तभी टीचर सन को आगे बुलाता है और उसे अपने आर्ट ऑफ सेडक्शन के स्पेल को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है। पर जब वो आगे जा रही थी उसका पैर एक कैन पे फिसल जाता है, लेकिन वैंग सभी के स्कूल के सपनों को सच करता हुआ पूरी क्लास के सामने कूल दिख जाता है। पर वो मेरे दोस्त नितेश जैसा सिंप नहीं था, तो वो उसे सीधा ही नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वैंग को उसी स्पेल की इनकांटेशन करने को कहता है और क्योंकि सन ने उससे गिफ्ट लिया था उस स्पेल का असर सिर्फ सन पे होता है। इसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि चैन उनकी क्लास का प्रेसिडेंट है। वहीं वैंग वहां से निकल लेता है। वहीं रात को सन सोच रही होती है कि अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहता था तो उसने मेरी मदद क्यों की, और वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अगली सुबह चैन एक बड़ा सा बर्तन लेके आता है पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए और उसे यकीन है कि उसके इतने सारे बॉल्स को देख के सन तो जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। What do you mean by that? पर जब सन स्कूल पहुंचती है वो लिमो में आई थी और उसके स्वागत के लिए एक पूरा बैंड है और 10-12 जने खड़े हो रखे हैं। क्या फॉरेन की प्राइम मिनिस्टर है क्या चल रहा है यहाँ? बेचारा चैन उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन सन उस पे बिना ध्यान दिए हुए वैंग को बुलाने लगती है। वहीं उसकी तरफ देखते ही वैंग को पता लग जाता है कि उसने सन को सेड्यूस कर दिया है, तो वो उसके पास जाता है और एक ही झटके में स्पेल को तोड़ देता है। वहीं सन ब्लश करने लगती है। वहीं क्लासरूम में टीचर उन्हें चीते की फुर्ती से गोल्डन पिल बनाने का तरीका बताती है, लेकिन एक भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इसके बाद सभी गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं। वहीं सनरॉन्ग तो सीधा रिफाइनरी मशीन लेके आई थी, पर वैंग गोल्डन पिल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है। वहीं हाउ के पास एक मैजिक टूल था जो कि अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल करके पिल बना देगा। वहीं चैन का बर्तन उसके मुंह पे ही फट जाता है और वो बेचारा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद टीचर सभी को कहती है कि वो 7 घंटे वेट करेंगे जब तक कि पिल्स रिफाइन नहीं हो जाते। लेकिन सभी के जाने के बाद वैंग का डॉग उस मैजिकल टूल को खाने की सोच रहा था ताकि वो अपनी पावर को फिर से धीरे धीरे बढ़ा पाए। लेकिन तभी वहां वैंग आ जाता है जिसे देख के फ्रॉगी 2 भागने लगता है और वैंग उसका पीछा करता है। पर ये सब कुछ उस कुत्ते का प्लान था उससे पीछा छुड़ाने का। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है वैंग उसके सामने ही खड़ा था। वो वैंग से दया की भीख मांगता है पर वैंग उसे खींच के लात मारता है। वहीं चैन अभी भी भाग रहा है क्योंकि उसने इस क्लास के लिए अपने फादर से उस पॉट को मांगा था। उसे पता है कि उसके फादर उसकी गर्दन काट देंगे क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर है जो कि उसने तबाह भी कर दिया और फर्स्ट प्लेस भी नहीं लेके आया। वहीं वैंग हाउ का फर्नेस लेके कहीं जा रहा था। हाउ को
लगता है कि वो उसका फर्नेस चुरा रहा था और उस पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो तो बस इसे धोके वापस ला रहा था, लेकिन हाउ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और अपने ट्रेजर की इतनी बुरी हालत देख के वो उसे शूट कर देता है। वैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे से चेन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है। कुछ देर पहले ही चेन का दौड़ते दौड़ते दिमाग खराब होने लगता है और वो देखता है कि कैसे सन वैंग की बाहों में जा रही है, तो अपने प्यार को चुराने वाले को मारने जा रहा था। ये देख के हाउ डर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में उसकी बॉडी को ले जाते हैं। हाउ वैंगलिंग से कहता है कि अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और उस बर्तन में डाल के एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह से बनने में 4 घंटे लगने वाले हैं। और हाउ ये सोच के परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आ जाएगी। वहीं फ्रॉगी 2 भी वहां वापस पहुंच चुका है और वो फिर से उस बर्तन को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पे हमला कर देता है। और जब वो फर्नेस को वापस चेक करने जाते हैं वो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से उसका प्रोसेस तेज हो चुका है, तो वो दोनों मिलकर फ्रॉगी को टेबल पे पटकते हैं और जबरदस्ती उससे उसकी पावर निकाल के फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। वैंग उससे पूछता है कि वो इस पावर को छुपा के क्यों रख रहा था। फ्रॉगी बताता है कि वो टाइमलाइंस को तेज भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। ये सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने 2 एंटीडोट बनाए थे और वो उस फ्रॉग को एक पॉइजन देके के उस पे एंटीडोट चेक करते हैं, जिसके बाद वो चन को वो एंटीडोट देते हैं। लेकिन तभी वहां बाकी के टीचर और स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर चला जाता है उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन टीचर उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं रुकती है और वो सबसे पहले हाउ को देखने जाती है कि उसने कोई पिल बनाया भी है या नहीं। हाउ को यकीन था कि उसमें तो कोई पिल होगा ही नहीं, लेकिन उसमें से एक गोल्डन पिल निकल आता है। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाली थी, पर उसके बाद वैंग की बारी थी और वो टीचर वैंग को डांट लगाने लगती है क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी और उसकी जली हुई पिल अपने माइक्रोवेव में। ये देख के हाउ को लगता है कि वैंग इस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, पर असल में वैंग ने कुछ भी नहीं किया था। जब वो बर्तन को धो रहा था तो पिल उसमें पहले ही बन चुकी थी और उन्होंने एंटीडोट उस पिल के साथ ही बना दिया था। उसकी पिल तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी उसी के जितना यूजलेस है, लेकिन वैंग भी चन और उसके बर्तन जितना यूजलेस नहीं बन पाया। जब चन की आंखें खुलती है वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है और हाउ चन को वैंग का शुक्रिया अदा करने को कहता है क्योंकि ये सब उसी ने किया था। जिसके बाद चन रोते हुए वैंग को हग कर लेता है। वहीं अगले दिन क्लास के खत्म होने के बाद सन सीधा वैंग के पास जाती है और सीधा उसे कल डेट पे जाने के लिए पूछ लेती है। वहीं स्कूल के बाहर से 2 किलर्स सन को शूट करने आए थे, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाते हैं वैंग इसे डिटेक्ट कर लेता है और अपनी पावर से उनकी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं क्लासरूम में ये सीन चल रहा था। तभी क्लास में उनका टीचर आता है और वैंग को ऑफिस में बुलाता है। वहीं सन उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ दोनों किलर्स अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से वहां से वापस चले जाते हैं और फ्रॉगी ये सब कुछ दूर से देख रहा था। और वैंग जब अपने टीचर को हाँ बोलता है, सन को लगता है कि उसने डेट के लिए हाँ कर दी है। वो स्कूल में इतनी पॉपुलर थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगते हैं और बातें चल रही थी कि वो सिर्फ फोर्स वैल्यू 5 वाले लड़के को डेट कर रही है। और ये खबर उस तक भी पहुंच जाती है जिसने कि सन को मरवाने के लिए किलर्स भेजे थे। वहीं टीचर वैंग को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाता है। जुओ टीचर को वहां से जाने को कहते हैं और वैंग से पूछते हैं कि तुम वही बच्चे हो ना जिसने कि कई साल पहले उस डीमन किंग को एक ही किक में हराया था। जुओ अपने घुटनों पे आ जाता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन वैंग 50% मैजिक यूज करता है और उसकी मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके पास फ्रॉगी आता है और उसे असासिन्स के बारे में बताता है। इसके बाद बेचारे वैंग को सन के भयानक सपने आने लगते हैं, पर जैसे ही वो बाहर देखता है सन उसे डेट पे ले जाने के लिए सच में बाहर खड़ी थी। इसके बाद जब वैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे डेट पे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स उल्टा उसे डेट पे जाने के लिए कहने लगते हैं और उसे शक होने लगता है कि वो उसके असली पेरेंट्स है भी या नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और सन उसे अपने लिमो की पीछे वाली सीट पे बुलाने लगती है, जहाँ की ऑब्वियसली काफी सारी जगह है। समझ रहे हो? इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो असासिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं सन वैंग को बताती है कि वो उसे एक बहुत ही मस्त जगह लेके जा रही है जिसका कि नाम हेवनली पैराडाइज है। ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली ने बनाई है ताकि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ वो यहाँ समय बिता पाए, और वो यहाँ पहली बार आई है। वहीं वांगलिंग का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे किसी ने वहाँ पाद मारी हो, पर सन कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और उसकी फैमिली ने उन दोनों के लिए ये जगह अभी के लिए खाली करवाई है। वहां पहुंचने के बाद सन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने को कह देती है ताकि
वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो असासिन सभी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वैंग और सन घूम ही रहे होते हैं कि एक असासिन उन पे गोली चला देता है, पर वैंग उसकी गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसकी बुलेट को वापस से उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वहीं ये सभी चीजें करते हुए सन उसे देख लेती है, पर वैंग उसकी भी मेमोरीज को इरेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ असासिन्स को लग रहा होता है कि इन गन्स का इतना रिकॉइल कैसे है। इसके बाद जब वो जगह घूम रहे होते हैं, असासिन्स उनका पीछा जारी रखते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते रहते हैं, पर वैंग बार बार सन को बचा लेता है और जब भी सन उसे देख लेती थी वो उसकी मेमोरीज मिटा देता था। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और असासिन्स सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वो दोनों झूले पे चढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे असासिन्स भी पहुंच जाते हैं। ज़ुओ ये सब देख लेता है और कहता है कि मास्टर खतरे में है और बैकअप के लिए कॉल कर देता है। जब ये हंसों का जोड़ा आसमान में पहुंचता है, फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और जब वैंग की नजरें उन पे जाती हैं, तभी वहां असासिन्स पहुंच जाते हैं और उनके सर पे अपनी बंदूक रख देते हैं। तभी सन खड़ी होती है और कहती है कि तुम मुझे मारने आए हो, मेरे दोस्त को जाने दो। लेकिन वैंग खड़ा होता है और अपनी ताकत से एक असासिन को वहां से उड़ा के फेंकता है। ये देख के दूसरे असासिन की फट जाती है, लेकिन वो उसे भी कार्ट से बाहर फेंक देता है और उस पे एक फायर के अटैक से हमला करता है। इसके बाद वहां और भी ज्यादा आतिशबाजी होने लगती है और वैंग सन से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी। जिंदगी में पहली बार था कि वो अपने माँ बाप के अलावा किसी और को भी अपना सीक्रेट बताना चाहता था और इस तरह से उनकी नई रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। अगले दिन सन स्कूल पहुंचती है। वहां टीचर उसे बताता है कि जिन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी वो अभी भी जिंदा हैं और वो सभी सन को मारने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। पर सन कहती है कि उसे अटैक के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वहां ज़ुओ पहुंचता है और कहता है कि तुमने असासिन इसलिए नहीं देखे क्योंकि उन्हें मैंने पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि कल वैंग ने अपनी पावर से उसे ये याद रखने को कहा था कि उसी ने असासिन्स को भगाया था। इसके बाद वो उन्हें शैडो किल ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि जिसके लिए भी ये ऑर्डर इशू किया जाता है उसका मरना तय है। ये सब सुन के असासिन के बॉस को लगता है कि वो ज़ुओ ही था जिसने कि उसके प्लान को बर्बाद किया था। वहीं ज़ुओ ने सन की प्रोटेक्शन के लिए पूरे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। स्कूल के बाहर के साथ साथ स्कूल के अंदर भी काफी प्रोटेक्शन है, लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी स्कूल यार्ड के अंदर जमीन से एक निंजा बाहर आता है जिसका नाम ज़ू फैंग है और वो एक रबर के खिलौने से गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है। वहीं हॉल के अंदर भी एक और निंजा पहुंच जाता है जिसका कि नाम ज़ू यिंग होता है और वो सभी बॉडीगार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वो एक चौक के हमले को डॉज करता है और वो चौक जब दीवार से टकराती है वो दीवार लगभग गिर जाती है। ये हमला सन के टीचर ने किया था। वहीं वैंग लिंग को नोटिफिकेशन आती है कि उसने फ्री नूडल्स जीते हैं और वो 15 मिनट में ड्रोन के द्वारा उसके पास डिलीवर कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ उनका टीचर निंजा के सारे अटैक्स डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो निंजा एक ही साथ अपने दोनों वेपन से उस पे हमला करता है और एन वक्त पे दोनों वेपन्स को एक्सपैंड कर देता है। लेकिन ज़ू कांग उसके दोनों ही वेपन्स को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देख के ज़ू यिंग उसके ऊपर पॉइजन से हमला करता है और खुद वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दरवाजे से टकरा जाता है जैसे ही वैंग लिंग बाहर आ रहा था। वहीं ज़ू फैंग ने बाहर और भी ज्यादा गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था उसे सामने एक डॉग दिखता है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रॉगी उसे काट लेता है तो वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था और साथ ही उसकी लाइफ एनर्जी को भी खींच लिया था। तभी फ्रॉगी अपने असली रूप में आ जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक से हमला कर देता है। ज़ू फैंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉगी के अटैक से नहीं बच पाता। वहीं एक और निंजा जिसका कि नाम ज़ूजियान है वो भी स्कूल में पहुंच चुका है। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके वहां तक छुप के पहुंचा था और अपने हैमर के एक पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा है जिससे कि वो पूरे स्कूल को एक ही हमले से तबाह कर सके। लेकिन तभी वहां अपने गिफ्ट को क्लेम करने के लिए वैंग पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वैंग अपना पैकेट लेके वहां से जा रहा होता है तो जियान को लगता है कि वो बस उसके पैकेज की बात कर रहा था और उसने उसे अभी नहीं देखा है। पर वैंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था, तुम जैसा नल्ला निंजा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुन के ज़ू जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वैंग पे हमला करता है, लेकिन वैंग को कुछ भी नहीं होता और उल्टा उसका हैमर ही टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। वैंग जब उसे घसीट के कहीं लेके जा रहा था, ज़ू वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वैंग इस बार उस पे एक नया स्पेल कास्ट करता है जिससे उसे लगता है कि उसी ने इस असासिन को मारा है। जब बाकी के स्टूडेंट्स वहां आते हैं, वैंग एक्टिंग करता है कि वो घायल हो चुका है और ज़ू सभी को बताता है हमले के दौरान वो घायल हो गया और उसे डॉक्टर की जरूरत है। वहीं इसके बाद कई दिनों तक वैंग लिंग बीमार होने का नाटक करता है और घर पे ही पड़ा रहता है। सन को उसकी चिंता हो रही थी तो वो अपने कॉन्टैक्ट से सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को उसके पास भेजती है और उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भेज देती है। उसकी माताश्री उसके लिए खाना लाती हैं और कहती हैं कितने दिनों तक ये एक्टिंग करते रहोगे, अब 10 दिन हो चुके हैं। तभी वहां वैंग लिंग के दोस्त आ जाते हैं। सन उसे एक भयंकर सा इंजेक्शन देने लगती
कहती है ताकि वो ठीक हो जाए, पर वैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुरंत ही बिस्तर से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो सभी एक जगह बैठ के अपने स्पिरिचुअल पावर टेस्ट को देने की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले चैन आगे जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को अपनी बॉडी के बाहर एक बॉल के रूप में बनाता है। हाउ कहता है कि ये तो एंट्रेंस वाली एग्जाम जितना ही है, तो ये लोग फिर से क्यों टेस्ट कर रहे हैं। चैन कहता है कि ये वो फोर्स है जो कि हमारी बॉडी के बाहर होता है। अपनी फोर्स को अपनी बॉडी के बाहर विजुअलाइज करना काफी मुश्किल है और इसके लिए काफी ट्रेनिंग लगती है, क्योंकि इसके जरिए तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी शेप में ढाल सकते हो। वहीं किसी और हाई स्कूल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर कर रहे थे। लियांग ज़ेंग जब अपनी फोर्स को टेस्ट करता है, उसका स्कोर 1950 आया था। ये देख के सभी स्टूडेंट्स को लगता है ये तो बिल्कुल ही नाकारा है, तुम तो हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं हो। तो उनका लीडर टैंग खड़ा होता है और सभी को अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। वो जब अपनी स्पिरिचुअल फोर्स विजुअलाइज कर रहा था, चारों तरफ बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम में नंबर बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि वो टॉप पे नहीं पहुंच जाता और सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चेयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाउ ने बस एक छोटी सी बॉल बनाई थी और इस शर्मनाक रिजल्ट के बदले वो अपनी मौत को सीधा गले लगा लेना चाहता था। सन कहती है कि वो अपना टेस्ट कभी और देगी क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं पूरे घर को ही तबाह न कर दे, लेकिन दोनों लौंडे उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अभी ही अपना टेस्ट दे। जब वो अपना टेस्ट देना खत्म करती है, सिस्टम उसे सेकंड पोजीशन पे पहुंचा देता है। ये देख के फैक्शन 59 के लोग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वैंग लिंग की बारी थी। वो बेचारा सोचता है कि इसके लिए मैंने तैयारी तो नहीं की, पर किसी ना किसी तरीके से तो बच ही जाऊंगा। तो वो अपने स्फेयर को अर्थ के बाहर बना देता है, क्योंकि जब वो स्फेयर छोटा सा ही था, वो लगभग उसके दोस्तों को वहां से उड़ा देता है। जो स्फेयर वैंग ने बनाया है वो लगभग अर्थ के जितना बड़ा है और सिस्टम उसका स्कोर नल दिखाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं इस नल का मतलब क्या है, क्या इसका स्कोर 0 है, लेकिन सिस्टम उसे सीधा टॉप पे पहुंचा देता है। जब ये चीज फैक्शन 59 के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वैंगलिंग का नाम नहीं सुना था। जब वैंग के दोस्त वहां से जा रहे होते हैं, हाउ कह रहा होता है कि उसका स्कोर बहुत कम है, तो वो सिस्टम को हैक करके उसको बढ़ाएगा। जिसके बाद जब हाउ सिस्टम हैक कर रहा होता है, वैंग उसके बगल में ही बैठा था। वैंग चाहता था कि हाउ उसका स्कोर कम कर दे। हाउ एक पासवर्ड फॉर्मेशन स्क्रोल का यूज करता है और पूरे रूम में एक स्पेल कास्ट करके पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे पासवर्ड नहीं पता लगता। पर वैंग कहता है कि पासवर्ड बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्शन 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, पर वो वहां भी वैंग लिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते और वो नोटिस करते हैं कि एक और स्टूडेंट ने सिस्टम को हैक किया है। वहीं हाउ नोटिस करता है कि टैंग सेकंड प्लेस पे है और याद करता है कि कैसे वो स्कूल में उसे बुली किया करता था। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और इससे पहले कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर ले, वो उससे बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि टैंग का नेम सिस्टम में चेंज हो गया है। उसका नाम हाउ ने टैंग बर्डी कर दिया था और ये देख के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है कि शायद हम अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन में फैक्शन 60 वाले स्टूडेंट से मिल पाएं, और टैंग भी उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। अगले दिन ज़ुकोंग एक और टीचर को सभी के स्कोर दिखा रहा था। वो वैंगलिंग को सबसे टॉप पे देख के हैरान हो जाती है और कहती है ये तो क्लास में बिलो एवरेज है और हमेशा चुप रहता है, ये नेशनल लेवल पे नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया। ज़ुकोंग कहता है कि इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 10 में है, लेकिन उनका सबसे पहला ही मुकाबला फैक्शन 59 से है। पिछले 100 सालों में फैक्शन 59 के साथ उनका 24 बार मुकाबला हुआ है, लेकिन उनमें से वो 23 बार हारे हैं और एक बार ड्रॉ हुआ था, और वो ड्रॉ 10 साल पहले हुआ था मास्टर जू की वजह से। वहीं कंपटीशन में भेजने के लिए उन्हें 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, लेकिन उनके पास भेजने लायक सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे। तो मास्टर जू कहते हैं कि ये रहा 5वां स्टूडेंट। वो कहता है कि पहले भी स्पिरिचुअल बीस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं, पर टीचर कहती है कि वो एक्सचेंज स्टूडेंट था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो जो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन उसका चेहरा देख के सभी लोग डर जाते हैं। तो जो कहता है कि चलो ये जरूरी भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो। इसके बाद टीचर कहती है कि वो फिर भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि उसने स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में पार्ट नहीं लिया था। तो जो उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट करना शुरू करता है और उससे कहता है कि अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फ्रॉगी की पावर 5000 डिटेक्ट होती है और वो सीधा सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स छुट्टी के बाद घर पहुंचते हैं और रात को टीचर सभी को बताता है कि वो सभी स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उनके पास 3 दिन है अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं और जैसा कि सबको पता था, सन रोंग की स्वॉर्ड सबसे बेहतर थी और यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने ऐसी 13 स्वॉर्ड बनाई है ताकि अगर उसकी स्वॉर्ड डैमेज हो जाती है तो वो दूसरी यूज कर सके। हाउ कहता है कि फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास तलवार कहाँ से आएगी, लेकिन फ्रॉगी भी अपनी तलवार के साथ फोटो भेज देता है। लेकिन अभी तक वैंगलिंग ने अपनी स्वॉर्ड नहीं दिखाई थी, तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं। वैंगलिंग कहता है कि हाँ मेरे पास है। वो अपनी तलवार लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड की स्पिरिट डब्बे में से बाहर आने लगती है और वो जल्दी से उसे वापस डब्बे में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक से टीचर कह रही होती
कहती है कि तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर हैं। टैंक कहता है कि हमारा 5th मेंबर वो इंसान है। तुम क्या कह रहे हो? ये क्या तुम सच में उस इंसान को यूज करना चाहते हो? वो भी अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस साल नहीं हार सकते। चलो ये भी ठीक है, अगर हम उस इंसान का यूज करेंगे तो इस साल कभी नहीं हार सकते। पर एक सेकंड, वो इंसान है कौन? वहीं वो लड़की कहीं पहुंची हुई है और एक और स्टूडेंट जिसका कि नाम बुफेंग है वो किसी की धुलाई कर रहा है और ये वही इंसान है जिसको कि यूज करने की बातें चल रही थी। अगले दिन वैंग अपने दोस्तों को अपनी स्वॉर्ड दिखा रहा था, लेकिन सभी को लगता है कि ये काफी छोटी है। तभी वहाँ टीचर्स पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वो फैक्शन 59 के स्कूल में रहेंगे जब तक कि कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तभी टीचर देखते हैं कि वैंग अपने साथ कोई सामान नहीं लाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैंग का कोई इरादा ही नहीं था कंपटीशन में पार्ट लेने का। वो तो बस जाएगा और बीमारी का बहाना करके वापस आ जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा आके जुओ को कुछ बताता है और हम देखते हैं कि शैडो फैक्शन की लीडर उस बस का पीछा कर रही है। वहीं बस के अंदर वैंग के स्वॉर्ड से वही स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वैंग हर बार उसे वापस घुसा देता था। जिसके बाद वो फैक्शन 59 में पहुंच जाते हैं और उनका स्वागत फैक्शन 59 की डायरेक्टर मिस जाय करती है। जाय और पैन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब उन दोनों की दुश्मनी चल रही है। तो जाय टीचर से मिलने की जगह सनरॉन्ग के पास जाती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे स्कूल के बजट में बहुत मदद करती होगी ना, और पान की बेइज्जती करने लगती है। जिसके बाद मिस पान भी उसके स्टूडेंट्स की बजाने लगती है कि तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स बुली और गवार हैं, जिनमें बस ताकत है पर अकल सबकी घुटनों में है। लेकिन तभी जाय वैंग पे हमला कर देती है। वैंग तुरंत ही जमीन पे गिर जाता है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर यह कोई अटैक नहीं था बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का तरीका था। तभी वो स्पिरिट बाहर आता है और वैंग को बताता है कि तुम्हारा एमुलेट टूटने वाला है, और उसी वक्त वो एमुलेट टूट जाता है और वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी देर तक उसके एमुलेट से आग निकलती रहती है। वैंग स्पिरिट से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? स्पिरिट कहता है कि मैं तुम्हें बताने आ तो रहा था, तुम ही तो मुझे दबाते रहे बार बार। तुम्हारे पास भी बस ताकत ही है, अकल तो घुटनों में ही है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जाय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो बस उसका लेवल चेक किया था। वैंग को स्ट्रेचर में लेटा के स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और उसके पीछे सन भी जाने लगती है, लेकिन टैंग उसे रोकता है और उससे पूछता है मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है? लेकिन उसके रास्ते से ना हटने की वजह से सन उसको मुक्का मारती है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है। तभी वैंगलिंग की बॉडी आग से जलने लगती है। तभी जाय आती है और उसे कपड़े से लपेट के बचा लेती है और उसे ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से अंदर ले जाया जाता है। सन गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और टैंग पे हमला कर देती है, लेकिन टीचर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि वो अपने इमोशंस पे काबू रखे। वहीं वो आग बू फैंग ने लगाई थी। जब वैंग को मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, वो देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुका है। वहीं वैंग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और उसका एमुलेट धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। वो अपने डैड को कॉल करता है और बताता है कि एमुलेट टूटने वाला है। उसके पिताश्री सब कुछ छोड़ छाड़ के वैंग की मदद करने के लिए वहां से चल पड़ते हैं। वहीं मिस जाय सभी स्टूडेंट्स को जिम दिखाती है और सभी को कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताने लगती है। ये 5 वर्सेस 5 का कंपटीशन होगा। पूरी फील्ड में 5 ऑल्टर्स हैं। जितने ऑल्टर्स तुम ऑक्यूपाई करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो टीम जीत जाएगी। तभी हाउ कहता है कि तुम्हारी टीम में तो बस 4 मेंबर है, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे? तभी उनका 5th मेंबर पानी से एक कूल सी एंट्री लेता है और थोड़ी देर में ही वो सन के पीछे आ जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम मेरा रोज एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तरफ से इन चूजों को हरा सकता हूँ, बस बदले में मुझे एक 1 नाइट स्टैंड चाहिए। ये सुन के चैन उस पे हमला करने जाता है, लेकिन बू फैंग आसानी से उसे दूर फेंक देता है। लेकिन चैन हार नहीं मानता और फिर से उस पे हमला करने जाता है, पर इस बार बू फैंग उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से कुटाई कर देता है और आखिर में उसे जमीन पे पटक देता है। लेकिन चैन अभी भी फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने फादर की बात याद करता है कि चैन फैमिली जहाँ भी अन्याय होता हुआ देखती है वो हमेशा उससे लड़ती है। वो इस बार अपने फ्लेमिंग ऑरा से कवर होके उससे लड़ने जाता है, पर बू फैंग उसका पहले हाथ गायब कर देता है और उसे दूर उठा के फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त वैंग आके उसे पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी हील कर देता है। तभी बू फैंग उड़ता हुआ जाता है और वैंग पे हमला करता है, पर वैंग उसके मुक्के को खा लेता है और उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चल पड़ता है और वो बू फैंग का फ्लावर सन को पकड़ा देता है। ये उसने कब लिया? मास्टर आप कहो तो मैं इसे ठिकाने लगा दूं। वैंग कहता है नहीं नहीं अभी शांत रहो। इसके बाद जाय सभी को अपने प्रिपरेशन रूम में जाने को कहती है। वहीं शैडो फैक्शन की लीडर भी वहां पहुंची हुई है। वहीं जू भी गहरी सोच करने के बाद डिसाइड करता है कि वो भी फैक्शन 59 जाएगा। वहीं वैंग वहां से नूडल लेने के लिए चला जाता है। वहीं उन असासिन्स के लीडर जिसका की नाम जियांग है वो उनका पीछा कर रही है। तभी उसके पीछे बुफैंग आता है और पूछता है हुस्न की मलिका आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग कहती है कि मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। बुफैंग कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम फैक्शन 59 से नहीं हो और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस बंदे को देख के तो मुझे नितिश की याद आ रही है, पर वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है ये कह के कि बुफैंग की उम्र ज्यादा है। अबे ओ बुढ़िया तू किसको बेवकूफ बना रही है? लेकिन जियांग इनविजिबल मुक्के से उसके मुंह पे मारती है और वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। बुफैंग भी इस लड़ाई के लिए खुश है क्योंकि फाइनली वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ेगा।
करेगा। वो बहुत सारी डार्क एनर्जी को समन करता है ताकि वो एक ही हमले से उस लड़की को खत्म कर दे, लेकिन जियांग अपनी उंगलियों से ही उसके अटैक को दबा देती है और गायब कर देती है। उसी वक्त वैंग भी अपने नूडल्स लेके आ रहा था। तभी वो देखता है कि यहाँ तो अलग ही तरह का BDSM चल रहा है, और इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगता वो दोनों लड़कों को बांध के छत पे फेंक देती है। तभी वहाँ एक बुढ़ा आता है और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो इन दोनों लड़कों को नीचे फेंक दें। तभी स्पिरिट कहती है, मास्टर अपने इमोशंस पे काबू रखिए, सील टूटने वाली है। वैंग के गुस्से से चारों तरफ आंधी तूफान जैसा मौसम हो जाता है। ये देख के स्पिरिट कहता है, मास्टर स्कूल के अंदर फ्री में नूडल्स बांटे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वैंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वो बुढ़ा बुफैंग के कुछ बाल काट के जियांग को देता है। तभी बुफैंग ऑफिस में आता है और सभी से कहता है कि वैंग लिंग को किडनैप कर लिया गया है। ये असल में जियांग थी। असली बुफैंग और वैंग तो अभी भी छत पे बंधे हुए हैं। वो बुढ़ा कहता है कि वो तुम्हारे चेहरे का बस कुछ देर के लिए यूज करेगी, उसके बाद तुम्हारा दी एंड कर दिया जाएगा। जिंदा रहने के लिए बुफैंग कहता है कि वो हमेशा से ही शैडो फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता था। अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। पर वो बुढ़ा कहता है कि ये बाइंडिंग रोप सिर्फ जियांग ही खोल सकती है। ये सुन के बुफैंग कहता है, तो तुम्हारे जैसे नीच गलीच बुढ़े को यहाँ क्यों लेके आई। वो बुढ़ा उस पे हमला करता है और वो उसके बड़े ही करीब से जाता है और बुफैंग को उसके सामने ही अपने आने वाले 7 पुश्तों की मौतें दिखने लगती हैं। बुफैंग को समझ नहीं आया था कि असल में वो बुढ़ा बहुत ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ जियांग, जो कि बुफैंग के भेस में है, वो सभी को बताता है कि कैसे वो वैंग लिंग को पकड़ के ले गई और वो बच के कैसे वापस आ गया। जू कहता है कि जरूर वो शैडो फैक्शन की लीडर जियांग होगी, और टैंक के कहने पे ईशा स्कूल के अंदर और भी लोगों की स्पिरिचुअल फोर्स को डिटेक्ट करने लगती है। जैसे ही उन्हें उन लोगों की लोकेशन का पता लगता है, सन के बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ के वहां से ले जाते हैं ताकि वो उसे सेफ रख सके, लेकिन वो उनकी धुलाई करके वांग लिंग को बचाने के लिए वापस आ जाती है। वहीं उसके बाकी के दोस्त भी उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो सभी वांग को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। जाय अपने स्टूडेंट से कहती है कि जाओ उनका पीछा करो और पता करो कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुफैंग वैंग से कहता है, ओए मुझे पता तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हारी असली ताकत देखी है। लेकिन वैंग तो मस्त निन्नी मार रहा है। तभी वो बुढ़ा उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बुफैंग मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वो बुढ़ा लात मारता है और बुफैंग नीचे वाले फ्लोर पे गिर जाता है। उसी वक्त सन और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहे होते हैं और उनकी नजरों के सामने ही वैंग को क्रॉस के ऊपर बांध के और ऊंचा लटकाया जा रहा था। सभी बॉडीगार्ड्स बुढ़े पे हमला करने जाते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में सभी को हरा देता है। इसके बाद वो बुढ़ा भी अपनी पूरी पावर अनलीश करने जाता है और एक लाइट आसमान की तरफ दिखाता है। आसमान में वो लाइट सर्कल में घूमने लगती है और उस लाइट से नाइट्स समन होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, सन भी एक लाइट कास्ट करके उस सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सन हवा में उड़ रही थी और उसके आसपास काफी सारे स्वॉर्ड्स भी लेविटेट कर रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बुढ़े के हमले को रोक पा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो उस पे हावी हो जाता है और वो ग्रेविटी के फोर्स से जमीन पे दबने लगती है। लेकिन तभी टाइम रिवाइंड हो जाता है और ये वैंग ने किया था। वो उस बुढ़े को देख के हंसता है और खुद को फ्री करने के बाद उसी को पोल से बांध देता है। लेकिन इस चीज का भी क्रेडिट लेने के लिए मास्टर जुओ वहाँ पहुंचा हुआ है। वहीं जियांग ये सब देख के गुस्से में थी क्योंकि यहाँ इमोर्टल्स आ चुके हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं वैंग अपनी स्पिरिट को बुफैंग को वहीं रोक के रखने को कहता है। उसे लगा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो स्वॉर्ड कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जियांग तो पहले ही बुफैंग का रूप लेके वहाँ पहुंच रखी है। वैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये बाहर कैसे आ गया। इसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन सभी के फोन ले लिए जाते हैं और सभी को बताया जाता है कि वो 5 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। इसके बाद सभी क्रिस्टल के थ्रू कंपटीशन की जगह में एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वैंग के डैड वहाँ दौड़ते हुए आते हैं। वो उसकी एमुलेट चेंज करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं वैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर पान और जुओ उनसे आके मिलते हैं और वैंग के फादर जुओ को एमुलेट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन की जगह पे पहुंच चुके हैं। ईशा कहती है कि बुफैंग का स्पिरिचुअल फोर्स पहले से बदल चुका है और वो उसे लोकेट नहीं कर पा रही है। तो टैंग उससे कहता है कि अगर वो उससे मिले तो सावधान रहे। ईशा फैक्शन 60 के सभी स्टूडेंट्स की लोकेशन पता लगा लेती है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि वो वैंग की प्रेजेंस भी नहीं सेंस कर सकते तो उनका एक टीममेट उसे सबसे पहले हराने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी टैंग हाउ में अपनी तलवार घुसा देता है और वो उसे चकमा देके वहां से भाग जाता है। लेकिन वो सभी उसका पीछा नहीं करते क्योंकि उन्होंने बस 3 ऑल्टर्स पे कब्जा करना है जीतने के लिए। वहीं लियांग जब जंगलों से गुजर रहा था, हाउ उसको देख लेता है। हाउ सोचता है कि फैक्शन 59 में सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और मैंने अपना एक डिकॉय भी खो दिया है और क्योंकि ये वैंग के पीछे जा रहा है शायद ये उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, और हाउ भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है। ये सुन के चैन भी एक ऑल्टर पे कब्जा करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पे एक कट आ जाता है। उसके बाद काफी तेज हवा चलती है और सारी पत्तियां उसके ऊपर से गुजरती हैं। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर ऑल्टर पे कब्जा कैसे करते हैं।
ईशा पीछे से बताती है कि उसे तलवार उस ऑल्टर में डालनी होगी और 10 सेकंड तक वेट करना होगा। चैन उससे कहता है कि लड़के लड़कियों से नहीं लड़ते और मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ मुझ पे हमला करने के लिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की। लेकिन तभी चैन खुद को ही मारने लगता है और अपना सर जमीन पे पटकने लगता है। ईशा बताती है कि उसका स्पेल शिकार पकड़ के उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बुफैंग और फ्रॉगी लड़ रहे थे। बुफैंग उस पे हमला करता है लेकिन फ्रॉगी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद फ्रॉगी छुप जाता है और बुफैंग ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। वहीं वैंग जमीन पे पड़ा हुआ है। वहीं लियांग पहुंच जाता है पर वो उसे वैसे ही छोड़ के ऑल्टर पे कब्जा करने जाने लगता है। उसी वक्त वहां फ्रॉगी भी पहुंच जाता है। वो उनकी फाइट के दौरान और भी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब करना चाहता है लेकिन तभी वैंग खड़ा हो जाता है और लियांग उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन हाओ का स्पेल उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है। वो उसे स्लैश कर देता है जिसके बाद हाओ और लियांग की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सन एक ऑल्टर पे कब्जा कर रही थी लेकिन उसी वक्त एक स्वॉर्ड के हमले को वो डॉज करती है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी थ्रो कर देती है जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब टैंग भी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ उसके सामने आता है। टैंग कोशिश करता है कि वो अपने सड़े गले टीममेट्स को छोड़ के उनकी साइड आ जाए पर सन उसके ऊपर हमला कर देती है और वो अपनी स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करने को कहती है लेकिन टैंग आसानी से उसके हमले को खत्म कर देता है। तभी उन्हें पता लगता है कि फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर्स पे कब्जा कर लिया है। बुफैंग टैंग को बताता है कि उसने फ्रॉगी को हरा के उस ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है। सन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि फ्रॉगी कहाँ है। टैंग कहता है कि तुम भूल गई, ईशा लोगों की लोकेशन का पता लगा सकती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक और ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है। सन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को वापस से तलवार में कन्वर्ट कर लेती है और वो टैंग पे हमला ही करने वाली थी कि टैंग अपनी स्नो पावर्स को रिलीज कर देता है और वो उनके सारे आसपास के पानी को जमाने लगता है। सन तेजी से उस पे हमला करने जाती है लेकिन टैंग का स्पिरिट उसे रोक देता है। इसके बाद वो दोनों काफी तेजी से लड़ाई करते जाते हैं। उनकी लड़ाई नदी से होते होते ब्रिज तक पहुंच जाती है। तभी सन के आसपास की आइस एक्सप्लोड कर जाती है और वहां नकली बुफैंग पहुंच जाता है। वो सन पे हमला करने ही वाला था कि उनके सर के ऊपर से कोई चीज उड़ते हुए जाती है। उसकी वजह से उनके चारों तरफ जोर की हवाएं चलने लगती हैं। ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि सन से भी कोई खतरनाक एनिमी उनका इंतजार कर रहा है। वहीं इसका फायदा उठा के सन वहां से निकल लेती है। टैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम बुफैंग नहीं हो, अभी के लिए तुम जाओ और सन को ढूंढो। इसके बाद टांग इस ऑल्टर को कैप्चर कर लेता है लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 5-0 होता है वो अचानक से ही 4-1 हो जाता है। यानी फैक्शन 60 ने उनसे एक ऑल्टर छीन लिया है। पर इस घटना से पहले लियांग और हाओ एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी लियांग वैंग को लात मारता है और कहता है कि तुम जैसे यूजलेस इंसान को इन्होंने यहाँ कैसे भेज दिया। ये देख के हाओ को गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से लियांग पे अटैक करने लगता है लेकिन लियांग उसके सारे अटैक्स को स्लैश करता जाता है। उसी वक्त वैंग की एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये मौका देख के फ्रॉगी उस एनर्जी को कंज्यूम करने पहुंच जाता है लेकिन वैंग ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि कुछ ही देर में उसकी एनर्जी अपने आप ही रिलीज हो जाती। लेकिन अब फ्रॉगी उसकी मदद कर रहा है इसे कंट्रोल करने में। इसके बाद वो दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं लेकिन ये देख के लियांग कहता है कि तुम अभी भी लेवल 5 के ही हो, तुम जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी वैंग उसकी स्वॉर्ड को टच करता है जिससे वो टूट के बिखर जाती है और वो जब उसके कंधे पे हाथ रखता है वो उड़ता हुआ मीलों दूर जाता है और इस तरह से उन्होंने अपना पहला ऑल्टर कैप्चर किया था। वहीं ज़ाई ज़ुकोंग को अपने प्रेम के मंत्र में डाल रही है और उससे पूछती है कि क्या ये ह्यूमन और बीस्ट की हाइब्रिड ट्रिक तुमने उन्हें सिखाई है। सुंदर कुड़ी को पटाने के लिए ज़ुकोंग भी हाँ कह देता है। ईशा टैंग को बताती है कि वैंग डॉग के साथ कंबाइन हो चुका है और वो अभी फायर ऑल्टर के पास है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने फायर ऑल्टर को भी कब्जे में कर लिया है। इसके बाद वैंग चैन के पास जाता है और चैन को उठाने के बाद वो इस ऑल्टर को भी कैप्चर कर लेता है और इस तरह से स्कोर 3-2 हो जाता है। ये देख के चैन खुश हो जाता है और चैन पहली बार वैंग को स्माइल करता देख रहा था। वहीं ये देख के उसके फादर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं लेकिन तभी स्कोर 4-1 हो जाता है। वैंग समझ जाता है कि उन सभी ने पिछले वाले ऑल्टर्स पे फिर से कब्जा कर लिया है तो अगर वो इसको जीतना चाहता है तो उसे सभी ऑल्टर्स पे एक साथ ही कब्जा करना होगा। तो वैंग अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। वैंग अपनी स्पीड से एक ही साथ सभी ऑल्टर्स पे पहुंचना चाहता है लेकिन सभी टीचर्स कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर भी ले लेकिन तब भी उसे हर ऑल्टर को कैप्चर करने के लिए 10 सेकंड तक रुकना होगा। तभी सन चैन से कहती है हाओ और मैं साथ में हैं और हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है वैंग। ये सुन के वैंग शर्मा जाता है, तुम कब से ऐसे हो गए। सन उन सभी से कहती है कि हमें एक साथ सभी ऑल्टर्स पे कब्जा करना होगा और कुछ सेकंड्स तक उसे डिफेंड करना होगा जब तक कि हमें विनर्स नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। सन और हाओ ऑल्टर ऑफ फायर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ हाओ सन को सर्फ बोर्ड की तरह यूज करता हुआ वहां पहुंच जाता है और वो वहां के अपोनेंट को चिढ़ाने लगता है। इसका फायदा उठा के सन पीछे से जाके ऑल्टर पे कब्जा करने जाती है लेकिन तभी उसे इसका पता लग जाता है और वो ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। उसी वक्त हाउ उस पे हमला करता है पर वो गलती से नीचे गिर जाता है और वो अटैक हाउ को जाके लगता है जिससे वो
वो ऑल्टर से पीछे चली जाती है। इससे पहले कि सन रिकवर होती वहाँ टैंक पहुंच जाता है और अपने टीममेट पे चिल्लाता है कि वो जल्दी से जाके उस पे कब्जा करे। हाउस के सामने पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो उसे तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। सन बहुत सारी तलवारों को समन करके उससे लड़ने लगती है और जब वो ऑल्टर को कैप्चर करने जाती है, टैंक की स्वॉर्ड स्पिरिट आके उसकी तलवार को तोड़ देती है। मोटू कहता है कि सर आपका प्लान काम कर रहा है। वो उससे मुक्का मारता है और कहता है मेरा प्लान 5-0 से जीतने का था, पर कोई बात नहीं, हम 4-1 से ही जीत जाते हैं। ये सुन के सन उसका प्लान समझ जाती है। उसने ईशा को वैंग पे नजर रखने को भेज दिया है ताकि अगर वैंग वहां से जाता है तो वो उसके ऑल्टर पे कब्जा कर ले और बचे खुचे टीममेट्स बाकी के ऑल्टर्स पे कब्जा करेंगे। सन कहती है कि हमें जीतने के लिए इस ऑल्टर पे कब्जा करना होगा और चैन को बुफैंग से अपने ऑल्टर को डिफेंड करना होगा। बुफैंग चैन से लड़ रहा होता है और उसे डरपोक कहता है। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं कि उसका फादर भी उसे डरपोक कहता है और कहता है कि तुम जैसा तो हमारे फैमिली में आज तक पैदा नहीं हुआ। चैन बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहीं जियांग परेशान हो जाती है क्योंकि सब लोग उसे देख रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकती। तभी वो पेड़ के पत्तों को नोटिस करती है जो कि मेटल के थे, जिसके बाद वो अपने अटैक में पत्तों को मिला के चैन पे हमला कर देती है। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ की जब उसके फादर उस पे हमला करते हैं, लेकिन उनकी तलवार उड़ के पीछे चली जाती है क्योंकि चैन ने उनसे बचने के लिए एक बैरियर बना दिया था। वहीं प्रेजेंट में चैन पूरी कोशिश कर रहा है उसके अटैक से बचने की। वहीं दूसरी तरफ हाउ से सन कहती है कि वो पीछे चला जाए और वो अकेले इनसे लड़ेगी। हाउ पीछे चला जाता है और अपनी तलवार को अपने हाथ में रखता है। टैंक कहता है कि जब तुम्हारे पास 7 तलवारें थी तब नहीं मुझे हरा पाई, अब तो तुम्हारे पास 5 बची हैं। लेकिन सन कहती है कि तुम्हें हराने के लिए तो बस एक तलवार काफी है और वो उसकी स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है। वहीं हाउ अपने ब्लेड की स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं चैन हार चुका है, लेकिन वो अभी भी बुफैंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सन पे स्पिरिट भारी पड़ रहा था। टैंग उसके पास आके कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने एक आग की पक्षी आ जाती है। ये हाउ की स्वॉर्ड स्पिरिट थी जिसका की नाम फायर फिनिक्स था और इसे समन करने के लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस की जरूरत थी, जिसके लिए सन ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी फिनिक्स उन सभी पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं चैन रोने लगता है क्योंकि वो हार नहीं मान सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त हारें। और जैसे ही बुफैंग ऑल्टर को कैप्चर कर रहा होता है, चैन अपनी नई ताकत के साथ फिर से खड़ा होता है। वो उसकी शील्ड को तोड़ के उसकी तलवार को नीचे फेंकता है। ये सब देख के जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आके उस पे हमला कर देती है। वहीं हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि ऑल्टर ऑफ फायर पे फैक्शन 60 का कब्जा हो गया, ईशा वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी फैक्शन 60 ऑल्टर ऑफ वुड को भी कैप्चर कर लेती है। और ऑल्टर ऑफ वुड वैंग लिंग ने कैप्चर किया था और जिस पे वो इतनी देर से नजर रख रही थी वो फ्रॉगी था। वहीं ईशा की पावर्स उस पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी पावर्स सिर्फ ह्यूमन पे काम करती है। वहीं प्रेजेंट में सन चैन को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं फैक्शन 60 का स्कोर देख के सभी टीचर्स बहुत खुश हैं, लेकिन वैंग के फादर घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और ऑल्टर को कैप्चर करने जाता है, पर उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने तलवार घुसा दी तो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी सारी पावर्स अनलीश हो जाएंगी। बचपन से ही वो अपने सारे इमोशंस को दबा के रखता था क्योंकि अगर कभी उसके इमोशंस बाहर आ गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर उसके दोस्तों और सन के साथ बिताए लम्हों की वजह से उसके इमोशंस अब बाहर आने लगे हैं और वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तलवार पे से हाथ हटाने ही वाला था कि सन वहां आके उसे रोक देती है और उसके इमोशंस प्यार की जंजीरों से कंट्रोल में आ जाते हैं। वैंग फिर से स्माइल करता है और सन के सामने शर्माने लगता है, लेकिन उसी वक्त जियांग सन की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वैंग उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों से ही गायब हो जाती है। ये देख के वैंग खुद पे से कंट्रोल खो बैठता है और उसका एमुलेट भी टूट जाता है। वैंग जियांग को मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त फ्रॉगी आके समय को रोक देता है। लेकिन वैंग को रोकने के लिए ये भी काफी नहीं था और वो जियांग को खींच के मुक्का मारता है। जियांग कहती है कि तो अच्छा वो तुम थे जो कि सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, वो मर चुकी है। और वो वैंग पे अटैक करती रहती है, लेकिन इससे वैंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और जब वो जमीन पे गिरती है तो वो उसे वहां भी एक मुक्का मारता है, जिससे कि आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक धमाका होता है। उसे जान से मारने के लिए वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और जब वो जमीन पे गिरती है वो उसके साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। पर जब वो कहती है कि वांगलिंग तो बिल्कुल उसी की तरह है, वांग रुक जाता है और वो सन को याद करके वहां से जाने लगता है। वैंग अपनी पावर से सन को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी उसे बताता है कि जियांग ने इसकी सोल को इसके शरीर से बाहर निकाल दिया है, पर इसका शरीर तो अभी गर्म है और ये सांस भी ले रही है। पागल मत बनो, ये मर चुकी है और तुम भी इसे जिंदा नहीं कर सकते। इसका शरीर इसलिए गर्म है क्योंकि
क्योंकि मैंने टाइम रोक दिया है, पर टाइम के दोबारा चलते ही वो मर जाएगी। वैंग उसके बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी सारी ताकतें भी कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ सन को जिंदा करने के लिए। फ्रॉगी कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद वैंग अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके पास्ट को चेंज करना चाहता है ताकि फ्यूचर बदल सके। फ्रॉगी उसे वार्न करता है कि फ्यूचर को चेंज करना नेचर के लॉज के विरुद्ध है और इसकी वजह से वो अपनी सारी ताकतें भी खो सकता है। फ्रॉगी और वैंग मर्ज हो जाते हैं और फ्रॉगी कहता है कि मैं हजारों सालों से जीता आया हूँ, पर आज तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। और जब वो अपनी पावर का यूज करते हैं, वो इस नई दुनिया में फिर से पहली बार स्कूल जा रहा था, जहाँ की वो बुली से परेशान करने लगते हैं, पर इस बार सन की जगह उसे चेन और हाव आके बचाते हैं। और जैसे वैंग ने सन को पैसे दिए थे, वो इन्हें भी पैसे देने लगता है, पर फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और क्लास में भी सन को लगता है कि सामने सन है, पर वो देखता है कि वो कोई और लड़की है। स्कूल से छुट्टी के बाद रास्ते में उसे सनरोंग दिखती है और वो कार का पीछा करने लगता है, पर वो सनरोंग नहीं बल्कि कोई और थी। वांग लिंग जैसे हमेशा से चाहता था, वो एक पीसफुल जिंदगी जी रहा था, पर वैंग की स्पेस की पावर और फ्रॉगी की टाइम की पावर की मिलने की वजह से उन्होंने एक नई दुनिया बना ली है और ये नई दुनिया पुरानी दुनिया से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है और ये पुरानी दुनिया तबाह होने वाली है। वहीं अंडरवर्ल्ड में सनरोंग की सोल पहुंचती है और वहां उस दुनिया की नई मोनार्क बैठी है। वो उसे देख के कहती है कि क्या ये किसी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है क्या? एक सेकंड, कहीं ये मास्टर की? और जब वो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं तो वो 99% मैच करता है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक सपना है। इसके कुछ देर बाद वो लड़की कह रही होती है कि ये तो मास्टर की डिसेंडेंट है। दूसरा बंदा कहता है जल्दी करो वरना वो लड़का तीनों दुनियाओं को तबाह कर देगा। इसके बाद वो जल्दी से सन की सोल को वापस भेज देते हैं। उसे जिंदा देख के स्वॉर्ड स्पिरिट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सन को यहाँ जो भी हुआ वो बता देता है और कहता है कि मास्टर इस बार काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी नई दुनिया बना दी। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वहीं इस नई दुनिया में वांग लिंग अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पे है जहाँ की वो सनरोंग के साथ डेट पे आया था और वो अचानक से ही रोने लगता है और फिलहाल उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आखिर दुखी क्यों है। वहीं सन स्वॉर्ड को लेके वांग लिंग की दुनिया पे हमला कर देती है और वो सभी चीजों को डॉज करते हुए वैंग में तलवार घुसा देती है। ऐसा होते ही वैंग को सन के बारे में सारी यादें वापस आ जाती हैं और चेन कहता है कि जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरह से सन वैंग लिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेती है और टाइम फिर से रिवाइंड होके उस वक्त पर पहुंच जाता है जब जियांग अपने असली रूप में आने वाली थी। लेकिन इस बार जब वो चेन पे हमला करने जा रही थी, वैंग उसे थप्पड़ मार के जमीन में घुसा देता है और लास्ट ऑल्टर कैप्चर कर लेता है और इस तरह से फैक्शन 60 जीत जाता है। तभी वहां सन आ जाती है और वांग से कुछ कहना चाहती है, पर तभी वहां मीडिया आके उसको परेशान करने लगते हैं। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग अपनी पावर का यूज करके दुनिया को फिर से रिस्टोर नहीं कर पा रहा था। फ्रॉगी कहता है कि तुमने नेचर के विरुद्ध काम किया था, तो ये सब फिक्स करने के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर तुम इस दुनिया को वापस से रिस्टोर करना चाहते हो, तुम्हें इनका यूज करना होगा। तुम्हारे स्वॉर्ड के हमले से जो दुनिया हमने बनाई थी उसका स्पेस और टाइम अलग हो चुका है। तुम इनका यूज करके टाइमलाइन को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल टाइम ट्रैवल जैसा नहीं होगा और सनरोंग यहाँ जो भी हुआ था भूल जाएगी। पर सन कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, कम से कम हम दुनिया को तो बचा लेंगे और मेरी फीलिंग्स कभी भी तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगी, चाहे हम किसी भी दुनिया में हो। और वैंग अपनी पावर से टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है। वहीं प्रेजेंट में वैंग के फादर आते हैं। फ्रॉगी कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ये एमुलेट लगा दिया तो तुम्हारे इमोशंस फिर से सील हो जाएंगे और तुम्हारा सनरोंग के साथ रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैंग कहता है कि मैं दुनिया में शांति चाहता हूँ और उसके डैड उसके ऊपर एमुलेट लगा देते हैं। वहीं इमॉर्टल्स आके जियांग को पकड़ लेते हैं और मिर्जा स्टूडेंट्स को डांट लगाने लगती है हारने की वजह से। तो पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं। इसके पार्ट 2 के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर देना।